ग्रीन के लिए इंतजार करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड आफ्टरनून। नाउ इट्स टाइम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कल हमने शुरुआत करी थी 2020 के मार्च महीने का डेट वाइज, और फर्स्ट मार्च का हो गया था। सेकेंड मार्च का 4-5 टॉपिक हुआ था, पर अभी सेकेंड मार्च में कुछ और टॉपिक हैं। और मेरी आज कोशिश है इस 1 घंटे के वीडियो में कि मार्च 2020 का सेकेंड मार्च, थर्ड मार्च, फोर्थ मार्च, फिफ्थ मार्च को डील कर लिया जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू ऑल वंस अगेन। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो थोड़ा उत्तर प्रदेश और अधिकांश मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो भी एक तबाही का मंजर है। तो मैं आपको बताऊं, एक रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश में। देखिए, अखबार में जो आया उससे कैसे एक क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन को देखिए, मैं जो बता रहा हूं। मध्य प्रदेश झाबुआ हाथी पावा पहाड़ी पर हलमा यानी सामूहिक श्रमदान, कलेक्टिव लेबर डोनेशन। ठीक है, हलमा कार्यक्रम के तहत 20,000 ग्रामीणों ने 3.5 हेक्टर में 40,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया। आई एम रिपीटिंग, देखिए कैसे समझना है। मध्य प्रदेश, झाबुआ पहाड़ी, झाबुआ जिला है। झाबुआ जिला में क्या है? पहाड़ी है। हाथी पावा पहाड़ी, वहां पर 3.5 हेक्टर में 40,000 वाटर रिजर्वेयर, छोटे छोटे चेकमेट डैम की तरह बनाए गए, यानी जल संरक्षण संरचना बनाई। कितने लोगों ने मिलकर बनाया? लगभग 20,000 लोगों ने मिलकर बनाया। अपनी इच्छा से श्रमदान किया, लेबर डोनेट किया। तो जब आदिवासियों का जो ये समुदाय है, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ में रहते हैं, जो उनकी सामूहिक रूप से श्रमदान होती है, उसको क्या कहते हैं? हलमा। कुल मिला के बात ये हुई कि मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि विद इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम वाटर कंजर्विंग बॉडी क्रिएटेड। वेयर? इन मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, पहाड़ी हाथी पाव। ठीक है, कितने बनाए गए? 40,000 वाटर कंजर्वेशन पॉट बनाए गए, छोटे छोटे पॉट्स बनाए गए, क्योंकि पहाड़ी है, सूखा है, ढाल है, तो जगह जगह छोटे छोटे ढाल बना दिए गए। इस तरह से पेपर में बाय पिक्चर आया था, पर हम ध्यान नहीं देते। अगर आप मध्य प्रदेश का एग्जाम देंगे, डेफिनेटली पूछेगा। लेकिन एनवायरमेंट का आजकल जो स्थिति है, उसमें तो बनता है सवाल। चलिए अगले पर चलते हैं। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि कृषि बीमा अधिनियम में सुधार हुआ, और बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ने भी अपोजिशन पार्टी को कहा कि ऐसा चेंज करने की क्या जरूरत हुई, आप किसान हितैषी नहीं है। एक्चुअली आपको भी मालूम है, कृषि बीमा योजना मोदी सरकार की एक फ्लैग मार्च योजना है, यानी कि नोन है। इसमें क्या होता है कि आप फसल का बीमा करवाते हैं, तो बीमा की जो राशि, जितनी राशि किसान देता है पर हेक्टर, वो एज इट इज है। उसका परसेंटेज ऑफ अमाउंट नहीं बढ़ाया गया है, और ना ही टोटल अमाउंट बढ़ाया गया है। रबी फसलों का, खरीफ फसलों का एज इट इज है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो रेस्ट ऑफ प्रीमियम भरती थी, उस प्रीमियम को बराबर बराबर में बांटती थी। कहने का मतलब ये है, क्या बराबर बराबर में बांटती थी? तो ये बराबर बांटती थी इक्वली स्टेट और सेंटर। अब सेंटर ने क्या किया, अपनी जो बीमा राशि का रेशियो है उसको कम करके, और स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि आपको ज्यादा देना, और कोई चांसेस और कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज है। तो याद रखिएगा, ये आपका कृषि बीमा अधिनियम में सुधार तो हुआ है। इसमें एक ही चीज याद रखें कि केंद्र ने अपनी बीमा राशि का प्रीमियम अमाउंट कम कर दिया है अपनी तरफ से जो देता है।
यही, और कुछ नहीं पढ़ना है, नो चेंजेस। बेटा, स्वाति शब्द एक नक्षत्र का भी नाम है, और स्वाति नाम से, SWATI, स्वाति नाम से भारत का एक इंडिजीनियस रडार का भी नाम है, जो बहुत ही कार्यकुशल रडार है, और इसे भारत सरकार दुनिया के 10-15 देशों को बेचने के लिए डील कर रही है, जिसमें ऑलरेडी अजरबैजान से डील हो चुका है। तो याद रखिएगा, स्वाति इंडिजीनियस रडार का नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करें। सभी को मालूम है ये जो न्यूज है करेंसी से है। आपको भी मालूम है भारत में जो करेंसी चल रही है अभी, उन करेंसी में जो यूनिट है पेपर का वो कितने हैं, जरा गौर फरमाइए। 2000 के नोट हैं, 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, नहीं? उसके बाद 20 का नोट है, उसके बाद 10 का नोट है, उसके बाद 5 का नोट है, 2 का नोट है, 1 का नोट है। कुल मिलाकर के 10 यूनिट है पेपर नोट। ठीक है। जब हमने नोटबंदी की थी तो सारे पुराने नोट लिए और नए नोट को दिए, तो इसमें क्या हुआ, लिक्विडिटी में कमी आने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया था पहले ही से कि मैक्सिमम 2000 का नोट, यानी टोटल मूल्य यानी लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाए। लेकिन जब एक सीमा तक पहुंच गई तो फिर से काला बाजारी ना हो, उस 2000 के नोट को फिलहाल आरबीआई के वर्डिंग अकॉर्डिंग प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। तो आरबीआई अब फिलहाल 2019 के नवंबर महीने के आसपास से 2000 के नोट नहीं छाप रही है। मार्केट में जितना है वो पर्याप्त है। और ये अब कहा है आरबीआई ने कि एटीएम से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम से अब 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं दिए जाएंगे। उसकी जगह 500 और 200 के नोट को ज्यादा फ्लोट किया जाए, यह मतलब है। याद रखिएगा, 2000 के नोट फिलहाल छपने बंद हो गए हैं, लीगल टेंडर एज इट इज है, और एटीएम से 2000 के नोट नहीं निकलेंगे। ये दिमाग में रखिएगा इस बात को। अब सवाल है बैंकिंग वालों के लिए, ये तो सवाल है, प्लस एक और, भारत में जितनी भी मुद्रा की तरलता बनी हुई है, लिक्विडिटी ऑफ करेंसी है, आखिर भारत में कुल कितने मूल्यों की करेंसीज मौजूद हैं, बाजार में है, व्यवहार में है? तो याद रखिए, ये लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का मूल्य के नोट भारतीय बाजार में, 21 लाख करोड़ रुपए का, ये ध्यान में रखना है। इनमें से आधा 500 रुपए के नोट है, यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपया 500 मूल्य वाले नोट हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि नोजल कोविड-19 ये क्या है। सबको मालूम है, बहुत सिंपल, जो कोरोना वायरस जो है उसके कई टाइप हैं। 15-20 सालों से 11th के 12th के भी बायोलॉजी की क्लास में कोरोना वायरस का जिक्र है, नो डाउट। तो कोरोना वायरस बहुत पुराना है, लेट इट गो। सवाल यह है, वुहान से जो कोरोना वायरस की शुरुआत फिर हुई है, उस कोरोना वायरस को जो देखा गया सिम्टम थोड़ा अलग है, चेंजेस है, तो उसको WHO ने क्या नाम दिया? तो आप याद रखिएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में WHO ने इसे नाम दिया नोजल कोविड-19, नोजल कोरोना वायरस, नोजल कोविड, CO सबको मालूम है, कोरोना, VI वायरस, D डिजीज। चूंकि 31 दिसंबर को ये नोटिफाइड हुआ था और WHO के पास ये बात पहुंची थी 2019 में, इसलिए इसमें 19 लगाया गया, 1919। तो नोजल कोविड-19 यही कोरोना वायरस का अधिकृत नाम है, यह ध्यान में रखना है।
तो क्या एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड नेम है, ये पूछता है। हेल्थ इश्यू है ये, जान डिटेल अभी इस पर नहीं, कोरोना वायरस पे। अब अगले पॉइंट पर आइए। आपको भी मालूम है एक बलबीर सिंह थे, हॉकी प्लेयर थे, डेथ कर गए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बलबीर सिंह जिनका अभी अभी दिवंगत हुए हैं यानी डेथ हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो ओलंपिक से संबंधित थे, बस इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। तो बलबीर सिंह डेथ हुआ है, ओलंपिक से संबंधित थे, दैट्स ओके, ठीक है। और याद रखिएगा ओलंपिक उन्होंने खेला, लेकिन किस में? हॉकी में। याद रखिएगा उस टाइम क्या गोल्ड मेडल लिया था? नहीं, जब ये खेल रहे थे तब गोल्ड मेडल का चक्कर नहीं था। क्या था? ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता था। बस हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह पास्ट। नेक्स्ट है आपका 3 मार्च। ये हो गया। अब ये चलेगा 3 मार्च। 3 मार्च का इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा 3 मार्च 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब। एक क्वेश्चन आता है, क्यों औरंगजेब के डेथ का क्वेश्चन आता है? तो इसलिए क्योंकि डेथ ऑफ औरंगजेब इट इज कंसीडर इन इंडियन हिस्ट्री एंडिंग ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड बिगिनिंग ऑफ, आफ्टर हिज डेथ, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। तो इसीलिए पूछता है टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में, आईएएस पीसीएस में पूछता है, लेवल थोड़ा अप होने पर। तो 3 मार्च का एक इंपॉर्टेंस है, जाने दीजिए। अब आगे की बात करें। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी चीजें मार्च में घटती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम उठाते हैं। आपको जैसे पता है भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के साथ मिलकर के 20वीं सदी की उन भारतीय महिलाओं को जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिए थे या दिए हैं, उनका नाम इकट्ठा करना, उनकी बायोग्राफी तैयार करना और उनके नाम पर, उन महिलाओं के नाम पर भारत के भीतर जो विश्वविद्यालय हैं उनमें इनके चेयर्स की स्थापना करना। दैट इज इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है, उनके नाम से डिपार्टमेंट चेयर्स की स्थापना करना। तो याद रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय और विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दोनों मिलकर के उन महिलाओं को, उनके नाम को लिया है जो 20th सेंचुरी की प्रोमिनेंट लेडी थी, जिनका कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में रहा। उनके नाम से अब चेयर्स स्थापित हो जाएंगे इन द सेंस ऑफ दैट कि रिसर्च होगा, उनके नाम से रिसर्च होगा, उन पर रिसर्च नहीं होगा, उनके नाम से रिसर्च होगा। और ये रिसर्च कोई करेंगे भी तो उनके नाम से जो रिसर्च होगा वो कोई महिला, कोई लड़कियां ही रिसर्च करेंगी। इसके लिए कई करोड़ फंडिंग किए गए हैं और ऐसे कुछ नाम, सिर्फ नाम सुनिए ताकि समझे कि हाँ इस तरह का भी बात चलिए। क्योंकि ह्यूमन एम्पावरमेंट डे नजदीक आ रहा था, 8 तारीख को एक घोषणा होनी थी, तो वह अच्छी है। अब तक सिर्फ मदर टेरेसा के नाम से, ठीक है, रिसर्च के लिए सीट सुरक्षित था, पर अब ये 11 फीमेल के भी नाम से सीट सुरक्षित हो जाएगा। तो कुल अब 11 + 1 मदर टेरेसा, कुल 12 ऐसे सीट्स क्रिएट किए गए हैं रिसर्च के लिए, जिसमें इनरोल करवा के कोई फीमेल रिसर्च कर सकती है। फीमेल के लिए ही ये सीट अलॉट हुआ है रिसर्च के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा वो महिलाएं कौन कौन हैं ये जानना जरूरी है आपके लिए। चूंकि उनमें से 2-3 आपके परिचित की होंगी, जो इतिहास के बच्चे हैं उनको जानकारी में होगा। याद रखिएगा, नंबर 1 डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, जो 18 जुलाई 1861 में पैदा हुई। 1861 शी टुक बर्थ, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। बंगाल से बिलोंग करती थी, लेकिन उस टाइम में बंगाल का मतलब तो जानते हैं ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा
और आज का झारखंड, ये सब बंगाल हुआ करता था। तो उस बंगाल में ये कहाँ जन्म लिए थे? भागलपुर, जो प्रेजेंटली बिहार में है। तो बिहार के बच्चों का ये क्वेश्चन तय हो गया कि इनमें से बिहार में जन्मी वो महिला कौन है जिनके नाम पर रिसर्च के लिए सीट अलॉट हुआ है फीमेल के लिए? कादम्बिनी गांगुली। और इतिहास के बच्चे कादम्बिनी गांगुली को बेहतर जानते हैं, क्योंकि इनके पास 3 अच्छी बातें और भी हैं। सी इज फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट ऑफ हिंदू कॉलेज कोलकाता इन इंडिया। भारत की पहली महिला जो हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट बनी, कादम्बिनी गांगुली। भारत की पहली महिला चिकित्सक, द फर्स्ट लेडी डॉक्टर इन इंडिया, कादम्बिनी गांगुली। And the third question, the first lady who addressed the Congress party member at forum of the Congress, she is कादम्बिनी गांगुली। यानी भारत की वह पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित की, तो यही थी। तो देखिए, कादम्बिनी गांगुली, फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट ऑफ हिंदू कॉलेज कोलकाता। कादम्बिनी गांगुली, फर्स्ट लेडी डॉक्टर इन इंडिया। कादम्बिनी गांगुली, द फर्स्ट women who addressed the Congress party on the forum of annual forum of Congress party as a lady। और बेटा चौथा ये कि उनके नाम से अब एक रिसर्च सीट अलॉट हो गया है, एंड शी बिलोंग टू भागलपुर। इन दैट रिस्पेक्ट, दैट इज द स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ बिहार। बिहार के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए। चलिए अब हम देखते हैं, जानकी अम्माल बॉटनिस्ट रही। जानकी अम्माल और केरला से बिलोंग करती हैं। तो केरल के कोई बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन बन गया, जानकी अम्माल बॉटनिस्ट केरला, उन पे भी एक रिसर्च सीट आ गया है। थर्ड लेडी हैं इरावती कर्वे। नाम से ही लगता है कि ये कहाँ की होंगी। तो इरावती कर्वे फ्रॉम महाराष्ट्र, बट शी टुक बर्थ इन म्यांमार, बर्मा में थी। और वो क्या थी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। उनके नाम से भी चेयर स्थापित हुआ है। अब आइए बीभा चौधरी। बीभा चौधरी, फिजिस्ट फ्रॉम कोलकाता। तो ये भी 20वीं सदी में थी। डेथ, आज इनमें से कोई भी अलाइव नहीं है, सब डेथ कर चुकी है। तो उनके नाम से आशिमा चैटर्जी, शी वॉज केमिस्ट, तो आशिमा चैटर्जी के नाम से भी, फ्रॉम बंगाल। कमल रामदेव, मेडिकल साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट थी, फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, उनके नाम से भी सीट इकट्ठा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना मनी, मेट्रियोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञानी थी, और ये ट्रैवनकोर केरला से बिलोंग करती थी। अभी 2001 में डेथ हुआ है। तो केरल के लिए 2 क्वेश्चंस बन गए। अन्ना मणि, मेट्रियोलॉजिस्ट, केरला। राजेश्वरी चटर्जी, शी वॉज इंजीनियर फ्रॉम कर्नाटका, एंड शी इज द फर्स्ट लेडी इंजीनियर ऑफ कर्नाटका, ये ध्यान में रखना है। अर्चना शर्मा, बॉटनिस्ट फ्रॉम पुणे। दर्शन रंगनाथन, केमिस्ट, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, मिरांडा कॉलेज, मिरांडा कॉलेज। तो जो डीएसएसबी का एग्जाम होगा, केवीएस का एग्जाम हो, दास ग्रेड 2 का हो, दिल्ली बेस्ड कोई भी एग्जाम हो, एमसीडी का, डीएमआरसी का चांस कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। केरल से कौन? दर्शना रंगनाथन, केमिस्ट थी, उनके नाम से एक रिसर्च सीट क्रिएट हुआ है, और ये मिरांडा कॉलेज की पढ़ी लिखी थी। रमन पेरिमल, ये मैथमेटिशियन थी, तमिलनाडु की। तो रमन पेरिमल बड़ा अच्छा है। एक रामानुजम थे तमिलनाडु से, एक रमन पेरिमल महिला। तो
तो ये मायने रखते हैं, ये 11। और एक मदर टेरेसा का हो गया तो 12 सीट है रिसर्च के लिए। कादम्बनी गांगुली ऐसे ही फेमस है, बिहार के लिए जाएगा तो आपको जाना होगा कादम्बनी गांगुली के संदर्भ में, तो ये याद रखिए। और दिल्ली के लिए याद रखिएगा दर्शना के लिए। अब आइए आगे। अब देखिए 3 तारीख को अखबार में आया, जो प्रसंग आते हैं तो आते हैं कि इंद्रजीत गुप्ता समिति स्टैब्लिश्ड ऑन इलेक्शंस मनी। मतलब कुल मिला के आपको एक क्वेश्चन मिल गया, रिपीट हो गया कि आम चुनाव में जो उम्मीदवार अपना पैसा खर्च करते हैं, क्यों ना इसे सरकारी तौर पर पैसा दिया जाए, गवर्नमेंट दे, लिमिटेशन में खर्च हो, ताकि चुनाव में उसका पैसा नहीं लगेगा तो उगाही का डर नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, वगैरह वगैरह। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे रिलेटेड थे? तो चुनाव में सरकारी पैसा ही खर्च हो उसकी अनुशंसा के लिए, ये और कुछ नहीं। नेक्स्ट, विमेन से जुड़ा, हेल्थ से जुड़ा है अगला सवाल। जैसा कि आप जानते हैं अब तक 20 सप्ताह तक के गर्भ को मिसकैरी करने की इजाजत इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में सरकार देती है, मेडिकल काउंसिल देती है। अगर गर्भ, प्रेगनेंसी 20 वीक से मोर देन है तो नहीं आप मिसकैरी करवा सकते, एबॉर्शन नहीं करवा सकते, गर्भपात नहीं करवा सकते, क्योंकि इस पर मां को जान का खतरा होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी अभी आज्ञा दे दी गई है कि 20 के बजाय 24 सप्ताह तक के गर्भ को अबॉर्शन कराया जा सकता है, पर वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा। तो बस एक ही क्वेश्चन बना, ये हेल्थ से, कि कितने सप्ताह तक के गर्भ को ऑबर्शन, गर्भपात कराया जा सकता है? तो 24। पहले कितना था? 20 वीक, अब कितना है? 24 वीक। ये याद रखिए। रीजन क्या है? बहुत सिंपल है, क्योंकि आपकी मानते हैं 12 सप्ताह के पास अंग निकलने लगते हैं फेटस से, और 20 सप्ताह आते थे ब्रेन व्रेन सब कुछ जो है काम करने लगता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब एक बच्चा पूर्ण हो जाने के बाद, मेच्योरिटी के फेज में आने के बाद, अब जाकर के अगर उसे गर्भपात करेंगे तो मां को और अब इसमें ऑपरेशन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, बेटा मार्च आ गया है और मार्च का संदर्भ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझना है। मार्च का डेट तो ध्यान से सुनिए, बहुत कॉमन है। 3 मार्च को आपने क्या देखा? औरंगजेब की मृत्यु 1707 जाने। 5 मार्च का इंपॉर्टेंस देखिए। 5 मार्च को 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौता होता है, नहीं, और समझौते के तहत गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड जाना स्वीकार करते हैं और जाते हैं, और फिर जितने राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता है। परंतु भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के संदर्भ में कोई बात नहीं बनी। तो ये याद रखिएगा, 5 मार्च गांधी इरविन समझौता। ये 6 मार्च का इंपॉर्टेंस नहीं, पर 8 मार्च सबको मालूम है। 8 मार्च को हम देखें तो क्या होता है? इंटरनेशनल विमेन एम्पावरमेंट डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। और हम देखेंगे इस अवसर पर हमारे इंडियन रेलवे ने कहाँ गुड्स ट्रेन, कहाँ पैसेंजर ट्रेन को सिर्फ फीमेल ही ऑपरेट की, ठीक है ना, फीमेल ही ऑपरेट की। तो ये रेलवे के एग्जाम का तो क्वेश्चन है, और वैसे भी ये कॉमन क्वेश्चन होगा। 9 मार्च का इंपॉर्टेंस देखें तो कोई खास नहीं है, लेकिन 10 मार्च वर्ल्ड रेडियो डे होता है। याद रखिएगा, मार्कोनी थे, रेडियो का आविष्कार किए, पेटेंट करवाया 1876 में, और अभी हाल फिलहाल ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा साधन है, इसको लेकर के 10 मार्च को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। अब आते हैं 12 मार्च
12 मार्च याद करिए 1930। कहते हैं ना कि क्या चीज मुझे याद नहीं होता, तो बेटा हर जो दिन घट रहा है उसको एसोसिएट करिए किसी चीज से। तो 12 मार्च 1930 बिगन दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत हुई साबरमती आश्रम से और लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करते हुए ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गया था, गुजरात के तट पे ही दांडी। और 6 मार्च को विधिवत रूप से, सांकेतिक रूप से नमक बनाकर बेचकर साल्ट एक्ट को तोड़ दिया और हमने कहा क्या शुरू हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू ब्रेक साल्ट लॉ, नमक के कानून के तोड़े जाने से। इस तरह से 24 दिन की यात्रा थी ये। हमें याद रखना है क्या, तो 12 मार्च को दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी साबरमती से। मालूम है कितने लोग, 78 व्यक्तियों से, इंक्लूडिंग गांधी। अब आइए 13 मार्च का इंपॉर्टेंस, 14 मार्च, हाँ 14 मार्च। आप जानते हैं ना मैथमेटिक्स में एक चीज होती है पाई, हालांकि 2 पाई का सिस्टम अब आ रहा है, फॉरेन के कुछ लोग यूज कर रहे हैं पाई। और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक नहीं निकला, पर नियरेस्ट वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू कह देते हैं, तो वो क्या है 3.14। तो 3 को मंथ मान लीजिए, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का महीना हो गया। और जो 0.14 है उसको डेट, तारीख मान लीजिए, तो 14 डेट हो गया, तो महीना मार्च और डेट 14, तो 3.14 बन गया 14 मार्च, 14 मार्च। तो याद रखिएगा पाई का जो वैल्यू है उसी से इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, है ना। अच्छे सवाल तो ये पूछिएगा। वैसे पाई का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी है, और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 22/7 22/7 होता है। तो पैटर्न वही उठाइए, 7 यानी जुलाई का महीना, 7वां महीना, 22 यानी जुलाई की 22 तारीख, तो 22/7 जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो होता है इंटरनेशनल पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो याद रखिएगा दोनों आता है। अब वैसे भी 22 जुलाई हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा, तो याद रखिए क्या सेलिब्रेट करते हैं। तिरंगा को हमने कब अपनाया, तो नेशनल फ्लैग डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए बाय द वे, तो 14 मार्च इंटरनेशनल पाई डे, एक पॉइंट क्लियर। अब आइए 14 मार्च को ही सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस, और 15 मार्च को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। अब क्या हो गया, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आइए, तो आप कहां तक पहुंच गए, 15। वैसे 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव प्राणी सप्ताह। एक सप्ताह होता है, एक डे, तो ये डे है पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं आता, क्योंकि अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो होगा WWF का, वो इंपॉर्टेंस होता है। चलिए आगे बात करें। अब आपके पास आ जाता है इंपॉर्टेंटली 20 मार्च, और इसका इंपॉर्टेंस आपको मालूम है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया तो मालूम ही है, बहुत कम होता जा रहा है, तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। एंड डू यू नो NCT दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्टेट बर्ड है वो स्पैरो है। बिहार का जो स्टेट बर्ड है स्पैरो है। तो हाउ मेनी स्टेट्स स्टेट बर्ड हैज स्पैरो, तो अब क्या बोलेगा, बिहार और दिल्ली, NCT दिल्ली, यही पूरा नाम है। तो ये वर्ल्ड स्पैरो डे भी है। 21 मार्च जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है, विश्व वन दिवस। और जैसा कि आपको मालूम है विश्व में सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट कहां है, कौन बताएंगे,
फॉरेस्ट कहाँ है सबसे ज्यादा? माइंड में ब्राजील आता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रसिया में है। वर्ल्ड का 10% फॉरेस्ट एरिया रशिया में है। मोस्ट डेंसफुल फॉरेस्ट इक्वेटर पे पाया जाता है, और उनमें से एक जो सबसे बड़ा है अमेजॉन फॉरेस्ट सेल्वास, वो आपका यहां आ जाता है ब्राजील में। पर एरिया वाइज रशिया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो इस बार कहां के जंगलों में आग लगा अगर पूछ दे तो मालूम है ना, 2019 में ब्राजील के अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी, और 2019 के ही लास्ट में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी। तो ये तो चलिए, एक तो ये बात है। अब अगला जो पॉइंट बनता है, 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च विश्व जल दिवस। ठीक है, तो विश्व जल दिवस हम मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा कि पृथ्वी पर जल सबसे ज्यादा कहां है, क्या जवाब होगा? कुछ लोग कहेंगे अंडरग्राउंड सबसे ज्यादा है, कुछ लोग सर समंदर में सबसे ज्यादा है, कोई कह सकता है प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा है, नहीं, कोई कहेगा ग्लेशियर। पर वहां एक ऑप्शन था बहुत डिफरेंट। और आपके 11th क्लास का जब ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने आप वो आंसर मिल जाता है। पृथ्वी को आप उसके वायुमंडल के साथ ही समझिए। ठीक है, विदाउट एटमॉस्फेयर अर्थ इज अनकंप्लीट, इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेयर, जहां तक उसकी ग्रेविटी जाती है 600 किलोमीटर 580 किलोमीटर जो भी समझ लीजिए, तो उसके साथ अर्थ है ना। तो जितना जल धरती पर है उसका 2.5 गुना, 2.5 टाइम मोर देन हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो वेयर इज वाटर मैक्सिमम क्वांटिटी? इन अवर अर्थ एटमॉस्फेयर, 2.5 टाइम मोर देन ऑन अर्थ। बट इन विच कंडीशन, विच स्टेट्स, याद रखिएगा। तो उसका स्टेटस क्या है आप भी जानते हैं, वाटर वेपोर के रूप में। और ये क्वेश्चन था, आंसर लगा दीजिए। तो ऐसा होता है। चलिए अब 23 मार्च आते हैं। 23 मार्च के कई इंपॉर्टेंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आप 23 मार्च का, तो पहले तो देखें 23 मार्च को जो है, जो लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन के विरोध में एजिटेशन कर रहे थे लाहौर में, अक्टूबर महीने में लाठी चार्ज हुआ, और इस तरह से वो फाइनली नवंबर को 17 नवंबर को डेथ कर गए। और 17 दिसंबर को 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु ने उस अधिकारी विशेष की जिसे रिस्पॉन्सिबल माना गया इस लाठीचार्ज का, उनके डेथ का, उसकी हत्या कर दी लाहौर में। इसको कहते हैं लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा। और हमारे इन तीनों पर मुकदमा चला लाहौर का। और 24 क्या कहते हैं मार्च को फांसी की सजा तय हुई कि 24 को दिया जाए, लेकिन एक दिन पहले इन लोगों ने दे दिया, लॉ को तोड़ दिया। तो 14 फरवरी को 1931 को यह सजा सुनाई गई, और कहा गया कि 24 मार्च को दिया जाएगा, लेकिन 23 मार्च को दे दिया गया 1931। इसलिए याद रखिएगा 23 मार्च भारत के इतिहास में क्या है, शहीदी दिवस। शहीद नहीं, शहीद होगा गांधी जी के लिए 30 जनवरी, ये शहीदी दिवस है, मार्टियर्स डे। तो इन तीनों का आप भी जानते हैं। और उनमें भगत सिंह को क्या कहते हैं, शहीद ए आजम। तो 23 तारीख का ये इंपॉर्टेंस। अब दूसरा 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी का एनुअल कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुआ, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में खुल करके क्लियरली मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस देश का मांग कर दी।
यानी 23 मार्च 1940 मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के एनुअल कॉन्फ्रेंस में मंच से लाहौर में पाकिस्तान की मांग रख दी, एक देश के रूप में जो भविष्य मुसलमानों का देश होगा। तो 23 मार्च का ये इंपॉर्टेंस। अब आइए, भारत आजाद हुआ और हम देखते पाकिस्तान भी हमसे पहले आजाद हो गया, भारत आजाद हुआ। पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में बहुत वक्त लगा और हमने तो 1950 में बना के लागू भी कर दिया। और पाकिस्तान कब बनाएगा? 56 में। तो जब पाकिस्तान का संविधान बना तो उसके संविधान का नाम है ग्रीन बुक, हरी किताब, ग्रीन बुक। और उसे लागू किया कब? 23 मार्च, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को इंप्लीमेंट किया गया। तो 23 मार्च का इंपॉर्टेंस समझ में आया? ये चीज है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब अगला है इंपॉर्टेंस। इस बार 19 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एड्रेस किया। आई थिंक रात के 8 बजे आए थे और एड्रेस ये किया कि 22 मार्च को हम लोग संडे को देशव्यापी लॉकडाउन रखे और ताली थाली बजाए। ऐसा ही कुछ था, ये किया। तो पहला लॉकडाउन कब हुआ था? 22 मार्च इस बार के लिए। और फिर 24 मार्च को वो फिर आए और उन्होंने फिर कहा कि 25 तारीख से हम 21 दिन का लॉकडाउन रखने जा रहे हैं, पता ही है। और फिर हम लोगों से दीप भी जलवाए और हम लोगों ने खुशी खुशी दीप जलाए। क्यों? चलिए, तो कहने वाले इस बार का 22 मार्च लॉकडाउन भी होगा और 25 तारीख से नवरात्रा से तो है। तो ये चीज है। 24 मार्च आ जाइए। 24 मार्च को होता है क्या? वर्ल्ड टीबी डे, विश्व तपेदिक दिवस। याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस जो एक बीमारी है, टीबी, याद रखिएगा, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से कहते हैं। टीबी को यक्ष्मा रोग, राज रोग, तपेदिक के नाम से जाना जाता है। तपेदिक, यक्ष्मा, राज रोग, टीबी, याद रखिएगा। कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लेगा तो ये याद रखना है। चलिए अब आते हैं, तो वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। अब अगला जो पॉइंट आता है 25 मार्च का, तो कोई खास नहीं। 25 मार्च इस बार नवरात्रा की शुरुआत थी, यानी हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम कैलेंडर की शुरुआत थी और लॉकडाउन पॉइंट 1 यानी फेज 1 की शुरुआत थी, जो 14 अप्रैल को लास्ट हुआ और 15 अप्रैल से फिर हम अगले लॉकडाउन 3 मई के लिए चल दिए। तो ये ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए। 26 मार्च को ध्यान में लीजिए। 26 मार्च, 26 मार्च का संदर्भ देखना है। जैसा कि जानते हैं, पाकिस्तान 2 टुकड़े में देश बना, एक पश्चिम में एक पूरब में, जो आज बांग्लादेश है। और पूर्वी पाकिस्तान के एक गद्दावर नेता थे, शेख मुजीबुर रहमान। और मुजीबुर रहमान बहुत उभरते हुए लीडर थे और अच्छा खासा वोट बैंक इनके साथ था। और 69-70 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें पूरा यकीन था कि वो पीएम बनेंगे, पर भेदभाव चला, नहीं हुए। और इनके वजूद को कुचलने के लिए तथाकथित अपने को प्योर गवर्नमेंट मुस्लिम शासक इस्लामिक नेशन कहते हैं पाकिस्तान, जो भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ, अपने ही देश के कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। पुलिस मिलिट्री आ गई, टॉर्चरिंग करना शुरू किया और हालात इतने बदतर हो गए कि यहाँ से बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग भारत में आने लगे। 2 साल के अंदर में बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं यहाँ पे विकराल रूप धारण कर लिया, रिफ्यूजीज आने लगे, जिसको खिलाना पिलाना बड़ी मुश्किल थी। तो ये तो ठीक है, 71 का वॉर होगा भारत पाकिस्तान, वो ठीक है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को वहां पर एक पार्टी, एक यूं समझिए वॉरियर ग्रुप बनाया, जिसको नाम दिया उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना। और ये मुक्ति वाहिनी सेना को लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ काम करने लगे, जो भी है। इसलिए जब देखेंगे 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ,
तो हम विजयी हुए, पाकिस्तान हारा और उसकी लगभग 92,000 फौज सरेंडर की, जनरल नियाजी के नेतृत्व में सरेंडर किया हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। ये दुनिया की किसी दो देशों के बीच का सबसे बड़ा सरेंडरिंग था। और 16 दिसंबर को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो अलग हो गया बांग्लादेश एक देश के रूप में, और हमने सबसे पहले मान्यता दे दी उसे। पाकिस्तान ने तो 77 या 78 में जाके उसे रिकॉग्नाइजेशन दिया, मान्यता दिया। पर यानी लेकिन बांग्लादेश अपना नेशनल डे, फ्रीडम डे जो मनाता है वो 26 मार्च को मनाता है, ना कि 16 दिसंबर को। हम विजय दिवस मनाते हैं पर वो 26 को मनाते हैं, ये याद रखिए। अब आगे, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है 29 मार्च, इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने रिवोल्ट किए, ये 29 मार्च था, ये याद रखिए। ठीक है, 30 मार्च कोई इशू नहीं, 31 मार्च कोई इशू नहीं, सबको बुला दीजिए। तो मार्च का ये हुआ। फिर मार्च में हम कहाँ पहुंचे थे, यहां तक। अब आ जाते हैं इससे आगे। तो याद रखिएगा 3 मार्च में चल रहे थे। 3 मार्च का जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस मनाया जाता है। और इस बार का है पृथ्वी पर जीवन रखना। याद रहे ये क्वेश्चन है, इस बार वन्यजीव प्राणी दिवस का थीम क्या था, पृथ्वी पर जीवन रखना, ये थीम था 2020 के 3 मार्च का। याद रखिए। अब आइए, आपसे पूछेगा 2020 में ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा की श्रेणी में क्या भारत से कोई फिल्म गई? हाँ, गली बॉय। तो गली बॉय फिल्म फॉरेन लैंग्वेज श्रेणी में ऑस्कर के लिए गई, पर गई तो आ तो गया, लेकिन उसका नॉमिनेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अवार्ड तो दूर की बात है। आपको मालूम है पैरासाइट अवार्ड लिया साउथ कोरिया के फिल्म। तो कहने का मतलब ये है, तो सिंपली जैसे लगान मूवी गई थी पर नॉमिनेट भी नहीं हुआ, लेकिन पूछा था ना सवाल कि भारत का वह फिल्म जो अभी अभी ऑस्कर में फॉरेन लैंग्वेज श्रेणी में गया है, तो लगान। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो याद रखना है इस बार के लिए क्या, 2020 के लिए गली बॉय गया पर नॉमिनेट भी नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखना। अगली बात करें हम, अभी आपको मालूम ही है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर 3 मार्च को था, तो पूरा सिस्टम चला और कॉन्फ्रेंस हुआ। तो भारत सरकार ने कौन से 3 जनजीवन प्राणी को डेंजर जोन में घोषित किया है, यानी इंडेंजर घोषित कर दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि वो 3 जानवर, एशियन एलिफेंट, दूसरा गोडावन जिसको गोल्डन बस्टर्ड कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, और तीसरा जो है बंगाल पेलिकन। ये इंपॉर्टेंट है आपका एनवायरमेंट का सवाल। सवाल समझिए, भारत सरकार ने वर्तमान में इस वर्ष कौन से 3 भारत में पाए जाने वाले वन पशु को इंडेंजर एनिमल में रखा है? समझ में आ गई बात? क्या बंगाल पेलिकन, एशियन एलिफेंट और सोन चिड़िया जिसको गोडावन भी कहते हैं, जिसे गोल्डन बस्टर्ड कहते हैं, जो हमारे थार रेगिस्तान में जो थार सेंचुरीज है, थार नेशनल पार्क के लिए सेंचुरी है वो, जो जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में आता है, जहां पर कुछ 50-100 के आसपास ही गोडावन पक्षी रह गए। सोन चिड़िया के नाम पे कितने दादी नानी की कहानी होती है। पाकिस्तान अक्सर यहाँ घुस करके शिकार कर लेते हैं, और जब पाकिस्तान को अंदर घुस के हमारे सेनाओं का शिकार करना होता है, तो सबसे पहले इनका शिकार करते हैं जनरली, कि देखिए कितना सतर्क है बॉर्डर पर यहाँ के आर्मी फोर्स या लोग। जब लगता है कि अनअवेयरनेस है तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ है, तो याद रखिएगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये तीनों जानवरों के ऊपर। अब अगला है, गाय के गोबर की लकड़ी से भोपाल और वाराणसी में क्या, समझिए। गाय के गोबर सदियों से हमारे लिए
एनिमल डंग जो है नेचुरल फर्टिलाइजर होता ही था, नेचुरल मैन्योर होता ही था। फिर हम समय के साथ अपनी गरीबी को देखते हुए और सुविधाओं को भी देखते हुए, टेक्नोलॉजी भी तो उस वक्त नहीं थी, तो हम उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए, जिसको हम कहीं उपला, कहीं गोईठा, कहीं गोसा कहते हैं। नहीं, और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से गोसा कहते हैं, और गोसा के घर को विटोड़ा कहते हैं आई थिंक, या विटोड़ा ऐसे कुछ कहते हैं। तो याद रखना है, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पर्यावरण के सचेतता की वजह से हमने क्या किया है, हमारे कुछ इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि अब गाय के गोबर से लकड़ी बनाते हैं, और उस लकड़ी को भी जला सकते हैं आप, घर भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन गाय के गोबर से बनी लकड़ियों से पहले भोपाल ने और अब वाराणसी में दाह संस्कार संपन्न कराया जाता है। तो देखिए, अच्छा है ना, पेड़ कटने से बचेगा, और ये तो बाई प्रोडक्ट के रूप में है, जिसको एक प्रोडक्ट के रूप में यूज कर लिया। तो याद रखिएगा, बनारस के घाटों पर जो दाह संस्कार आजकल संपादित किए जाते हैं, उनमें फ्यूल के तौर पे किसका इस्तेमाल होता है, गोबर की लकड़ी का। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो है वो जुडिशियरी से है और एनवायरमेंट से जुड़ के है। कैसे, तो समझिए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को कि जो चंडीगढ़ स्थित सुखना लेक है, जो दिन प्रतिदिन उसका एरिया कम होता जा रहा है, पानी की मात्रा कम होती जा रही है, घास बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए सुखना लेक को, किसने कहा है ये, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों सरकार को निर्देश दिया है, फैसला सुनाते हुए, कि सुखना लेक को रामसर साइट की श्रेणी में डाल के घोषित किया जाए, और इसके दायरे को जो 100 हेक्टेयर है 150 हेक्टेयर तक बढ़ाया जाए, और इस पर जो है 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। बड़ी अच्छी बात है, तो ये याद रखिएगा, सुखना लेक। तो वेटलैंड एरिया घोषित हो जाएगा, फिर रामसर साइट में घोषित हो जाएगा। तो रामसर साइट तो हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, इंटरनेशनल कंसेंसस से होता है, ईरान के रामसर से, जो 1972 से चला है। तो याद रखिएगा, सुखना लेक गोइंग टू डिक्लेयर वेटलैंड एरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंजाब वालों के एग्जाम में, हरियाणा वालों के एग्जाम में, जुडिशियरी के एग्जाम में, एवरीवेयर दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर बात करें। देखिए बेटा, छोटा सा सवाल है, लेकिन यूपीएससी में हर चीज आ जाता है। ये जो बेर के फल हम लोग खाते हैं, छोटे छोटे बेर, देसी बेर, और आजकल देखते हैं अमरूद के माफिक, ग्रीन एप्पल के माफिक बड़े बड़े बेर होते हैं। तो ये बेर कौन सा है, तो याद रखिएगा, बेर की एक वैरायटी है थाई एप्पल, थाईलैंड, थाई एप्पल, इट इज ए वैरायटी ऑफ प्लम। बेर की एक वैरायटी का नाम थाई एप्पल है, जो काफी कुछ पैदावार ज्यादा देता है, और इसकी खेती बड़े पैमाने पर भारत में बढ़ रही है। तो थाई एप्पल क्या है, तो सोचिएगा एप्पल का एक किस्म, नहीं, नो, बेर की एक किस्म का नाम, ये याद रखना। आगे चलते हैं, ध्यान में रखेंगे, बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां के अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक जैसा केमिकल पाया जाता है, जिससे दांत खराब हो जाते हैं, पैर भी खराब होते हैं, और इसकी वजह से वहां बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो आर्सेनिक को फिल्टर कैसे किया जाए, उसको ख्याल में लेकर के हमारे इंजीनियर ने कुछ वाटर फिल्टर बनाए हैं, जो आर्सेनिक को बढ़िया से फिल्टर कर देते हैं, जिसकी कीमत मात्र 4,000 रुपए के आसपास है। और जो भी लोग ट्यूबवेल गड़वाते हैं, बोरिंग करवाते हैं ट्यूबवेल, वो उस फिल्टर को रख सकते हैं, और इससे उनको फायदा। तो आखिर बिहार का वो कौन सा रीजन है जहां के अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक जनरली पाया जाता है, तो ये है आपका दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय
भागलपुर, ठीक है, ये सब एरिया है, सहरसा, ये सब काउंट कर, पटना, बक्सर, बांका, ये सब आते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट की बात करें, अभी देखिए एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री मतलब नागरिक उड्डयन विभाग इंडस्ट्री, विमानन उद्योग, आप भी जानते हैं बहुत खस्ता हाल में चल रहा है और अब तो और भी। तो मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो समझिए, जब हम विमान में चढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा जो है नेट वेट काम नहीं करता, ठीक है ना, उड़ जाते हैं, जब लैंड होते हैं तो होता है। लेकिन कुछ फॉरेन के सर्विस प्रोवाइडर एविएशन कंपनी है जो अपने ग्राहकों को फ्लाइट ले लेने पर, टेक ऑफ ले लेने पर आसमान में इंटरनेट सर्विस, वाईफाई सर्विस दे देती है और इसमें कॉल नहीं कर सकते, कॉल रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। हमारे देश में यह नहीं था, तो अभी अभी भारत सरकार ने यह आज्ञा पारित कर दी कि हमारे जो देशी विमानन सर्विस देने वाली कंपनियां हैं वह इंटरनेट सेवा अपने ग्राहकों को उड़ते हुए व्यवस्था में दे सकती है, लेकिन कॉल रिसीविंग नहीं होगी, कॉल नहीं किया जा सकता है। हाँ, एज इट इज जो है वो हो सकता है। इससे प्रोवाइड कराने वाली पहली जो भारत की कंपनी है वो है विस्तारा, तो ये याद रखना है, विस्तारा भारत की पहली एविएशन कंपनी है जो उड़ती हुई स्थिति में अपने ग्राहकों को वाईफाई सुविधा, इंटरनेट सुविधा देने जा रही है। बस कॉल रिसीव और कॉलिंग नहीं होगी, बाकी सारे इंटरनेट सर्फिंग हो सकती है। ये मेरे कहने, ठीक है। तो विस्तारा पहली बार वाईफाई उड़ती अवस्था में देने जा रही है, ठीक है, ये आज्ञा दी गई। नेक्स्ट की बात करें, बेटा इजराइल तो सबको मालूम है, जिसका राजधानी तेल अवीव है, नहीं तो तेल अवीव, और याद रखिएगा सेकंड कैपिटल के रूप में जेरूशलम जाना जाता है। एक्चुअली सभी देशों का जो एम्बेसी है वो तेल अवीव में है, लेकिन अमेरिका ने अगली अपनी एक और एम्बेसी को ट्रांसफर करके जेरूशलम ले आया है। एक्चुअली जेरूशलम विवादित है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, और अमेरिका ने जेरूशलम को मान्यता देने के तरीके बदल दिए, अपना एम्बेसी खोल दिया। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इजराइल में अभी विद इन 1 ईयर 3 बार जनरल इलेक्शन हुए और तीनों बार जो अभी अभी हुए हैं किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं हाथ लगे। आई थिंक 58 सीट्स के आसपास बहुमत होता है, वो हाथ नहीं लगे। तो विच कंट्री फेसिंग 3 times general election for their parliament within year? It is Israel, and so far not getting the majority to make government. ये समस्या है। अब आगे आइए, मध्य प्रदेश के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए यह सवाल होगा और किसी के लिए नहीं होगा। वो ये कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 48 आवर्स कॉन्टिन्यू एक नाटक प्ले किया गया, ड्रामा खेला गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि कॉन्टिन्यू प्लेइंग ड्रामा 48 आवर्स, इट इज ए क्वेश्चन वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट मेड बाय द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल। और नाटक कौन सा खेला गया? तो कथा ए हिंद, यानी हिंदुस्तान की कहानी। तो याद रखिएगा नाटक इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब यह हुआ कि किस स्टेट में अभी लंबे समय तक नाटक खेलने का रिकॉर्ड बना, तो 48 घंटे का। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार का है, जुडिशियरी से रिलेटेड है। जैसे हमारा यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, नहीं यूपीएससी क्या कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को। जुडिशियरी सर्विस का ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, लोक नियोजन संस्था नहीं है।
और सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ना इसके लिए भी हो। तो 2022 तक जुडिशियल सर्विस के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस के लिए, क्यों ना एक ऑल इंडिया लेवल की जुडिशियल सर्विस सिस्टम तैयार की जाए। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्टार्ट सिंस 2020, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो इस तरह से लाना चाहते हैं कि आप उसके सिस्टम है, कितना परसेंट एग्जाम से आएंगे, कितना डिपार्टमेंटल आएंगे, वो सिस्टम तो याद रखिएगा। तो भारत सरकार का क्या है, 2022 तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्टार्ट करने का। इसके लिए न्यायालय से, विशेषज्ञों से और राज्यों से सलाह मशविरा का दौर चल रहा है। अगला, जैसा कि आप जानते हैं, इंडस्ट्री पे आते हैं, लेदर इंडस्ट्री पे आते हैं। और पिछले 3-4 वर्षों से ऐसा माहौल बनता चला गया देश में, या सोच या जरूरत जो भी कह लीजिए, कि पशु के संरक्षण के लिए, गाय भैंस के मारे जाने की कमी को लेकर के, कुंभ मेले को लेकर के नदियां साफ रहे, जल साफ रहे, उसको लेके पॉल्यूशन को लेकर के ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहीं, जिसकी वजह से ऐसे सरकारी आदेश पास हुए, कानून बने कि कहीं ना कहीं जानवरों को मारना कम हो गया। मर जाए वो अलग बात है, इससे चमड़े का उत्पादन कम हुआ है भारत में, लेदर का। और उत्पादन कम होने से एक्सपोर्ट में कमी आई है। यानी भारत में पिछले 3 वर्षों से लेदर के प्रोडक्शन में कमी आई है, लेदर के एक्सपोर्ट में कमी आई है। और इस तरह से ये याद रखना है, भारत जो लेदर का अच्छा खासा एक्सपोर्टर था, नीचे रैंक आ गया है। और भारत दुनिया के कुल लेदर के प्रोडक्शन का 13% प्रोडक्शन देता है, और लगभग टोटल के 17-18% एक्सपोर्ट करता है। और इससे लाखों लोग जुड़े हैं, उनके लिए एक बेरोजगारी की समस्या सामने में, यह हकीकत है। हालांकि इसके दूसरे पक्ष भी हैं, पर ये देखा जाए, याद रखिएगा, भविष्य में चमड़े का सामान महंगा ही होता जाएगा, सस्ता नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। तो लेदर के ऊपर बात हुई। अब हम सिंपली लास्ट एक करें, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में एक स्टार्टअप कंपनी आई है, जिसे सान्या गोयल ने लॉन्च की है, जो अब डोर टू डोर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई देगी। मिनिमम आपको जो है 25 लीटर मंगाना पड़ेगा, मैक्सिमम जो है आपको 2500 लीटर मंगाना पड़ सकता है, ठीक है। और आपको डोर स्टेप पे होगा, मार्केट प्राइस पे ही मिलेगा, कोई कमीशन नहीं, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं। तो याद रखिएगा, आप डोर टू डोर सर्विस में पेट्रोल और डीजल भी मंगा सकते हैं। उसका ऐप है, डाउनलोड कीजिए, ऑर्डर दीजिए, आ जाएगा, जैसे अमेजोन वगैरह वगैरह है। तो याद रखिएगा। चलिए, आज इतना ही, लेकिन चल रहा था आपका 3 तारीख ही, पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं इस करंट अफेयर्स की क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ। ये करंट अफेयर्स की सवाल क्लास कल भी कंटिन्यू होगा, और जो शेयर बाजार का आधे घंटे का हिस्सा बाकी है, पहले वो करेंगे, फिर ये करेंगे। तो कल भी हमारे क्लास 1 से 2 और 2 से 3 होगा। 1 से 2 इकोनॉमिक्स और 2 से 3 करंट अफेयर्स की क्लास होगी। कल भी आप लोगों का वेलकम है। ओके, थैंक यू एवरीवन। फुटबॉल की प्रैक्टिस करिए।